हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे क्योंकि इस टाइम पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपना ध्यान रखने की। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, प्लस में मेरे घर में मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, दादी की तबीयत ख़राब है, प्लस में मेरी भी तबीयत ख़राब हो रखी है। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो इसीलिए आज इस एक वीडियो के अंदर हम पूरा एंशिएंट इंडियन लॉजिकल रीजनिंग को कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें इन डिटेल में समझाने वाली हूँ। आपको इस वीडियो के बाद कोई भी अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लगा लेना, दैट्स इट, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके एंड तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या सिलेबस है आपका, तो क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग, फैलेसीज कौन सी होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो वो एक बार नहीं देखी है तो देख लेना। और ये लॉजिकल रीजनिंग एंड एंशिएंट लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों आपस में वैसे कनेक्टेड नहीं है। इस वीडियो के बाद भी आप देख लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, आज मैं आप लोगों को इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में ये तीन चीज़ें जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, इन तीन चीज़ों को मैं कवर करवाने वाली हूँ। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, हर बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ ये है। हर बार आपके अभी रीसेंट एग्ज़ाम देखोगे आप तो वहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग से ज़्यादा एंशिएंट लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, मीन्स ऑफ नॉलेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये आपको मैं बताऊंगी क्या होती है, कितने टाइप्स ऑफ होते हैं। ओके, मीन्स ऑफ नॉलेज, कौन कौन सी स्कूल्स है, फिलोसफिकल स्कूल्स है जो कि इससे रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ इन्फेरेंस और जिसे हम अनुमान कहते हैं, ये एक टाइप ऑफ मीन्स ऑफ नॉलेज का ही पार्ट है, तो इसे हमें इन डिटेल में पढ़ना होता है, तो वो पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद आ जाती है फैलेसी, हितवाभास फैलेसी, इसको हमें डिस्कस करना है, दैट्स इट। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही जल्दी और आसानी से इसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि देखो इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, कुछ भी नहीं, कोई भी आपको फ़ी नहीं पे करनी, बस आपको लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये कैसी लगी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन्स ऑफ नॉलेज की। ओके, नो नॉट मीन्स ऑफ नॉलेज, सबसे पहले हम इंडियन फिलोसफी स्कूल पढ़ते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन फिलोसफी स्कूल, जिसके अंदर हमारे दो तरीके के स्कूल्स आ जाते हैं, वन इज़ ऑर्थोडॉक्स स्कूल एंड अनऑर्थोडॉक्स स्कूल, और जिसे हिट्रोडॉक्स स्कूल भी बोला जाता है। आस्तिक नास्तिक आपने हमेशा से सुना होगा बचपन में। तो आस्तिक स्कूल जो कि वेदों को मानता है, वेदों में जो चीज़ें लिखी हैं उनको मानता है, उनको एक्सेप्ट करता है। नास्तिक जो कि वेदों को रिजेक्ट करता है और अपने फिलोसफिकल थॉट्स को यहाँ पर मानता है, ये कौन है, नास्तिक हो गए। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कौन कौन से स्कूल आस्तिक हैं और कौन से नास्तिक हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे कि नयाना, इस स्कूल को हमें इन डिटेल में पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नयाना जो कि कौन सा स्कूल है, ये एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं, तो ये 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स आपको याद रखना है। यहाँ पर इनके फाउंडर कौन से थे ये आपको सिंपली यहाँ पर याद रखना है। ये की फोकस और फीचर्स ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से पढ़ लेना, और बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नाउ नयना, वैशिखा, साख्या, योगा, मीमांसा, वेदांता, ये 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं जो कि वेदास को मानते हैं। नाउ अभी हम बात करते हैं प्रमाण की। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर नयना, ठीक है, या जिसे नयन बोलते हैं, तो नयन फिलोसफिकल स्कूल है, और ये किसको मानता है, ये प्रमाण्स को मानता है, प्रमाण्स में बिलीव रखता है। ओके, प्रमाण्स में बिलीव रखता है, प्लस में नॉट ओनली नयन, इसके अलावा भी और अदर स्कूल्स हैं जो कि प्रमाण्स में बिलीव रखते हैं। अच्छा, ये प्रमाण्स हैं क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमाण्स। प्रमाण्स का मतलब क्या है, प्रमाण्स का मतलब होता है मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी कि जिस तरीके से हम नॉलेज गेन कर रहे हैं दैट इज प्रमाण, उसे हम प्रमाण बोलते हैं। अच्छा, जैसे हम एक
किसी भी तरीके की नॉलेज मिल रही है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये मेरे पास बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी भरा हुआ है, ग्रीन कलर की बॉटल है। ये हमें कैसे पता चल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ओके, तो ये बॉटल है, बॉटल में पानी है, ये मुझे नॉलेज कैसे मिल रही है, जब मैंने इसको देखा तो मुझे नॉलेज मिल रही है। मैंने बाहर देखा किसी का सर फट गया, कोई रो रहा है, तो मुझे नॉलेज कैसे मिल रही है, मुझे अपनी आंखों से देखकर नॉलेज मिल रही है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक लेक्चर पढ़ा रही हूँ, तो आपको जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, ओके, मेरे जो शब्द हैं उससे आपको नॉलेज मिल रही है, तो ये भी एक तरीके की नॉलेज हो गई। आपको बचपन से आपके टीचर ने कुछ ना कुछ नॉलेज दी होगी, वो भी एक तरीके की नॉलेज हो गई। आप कोई बुक पढ़ते हो या रास्ते में जाते हो, आप बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती होगी। बस पे जो टेम्पलेट्स लगे रहते हैं, ओके, पैम्पलेट्स लगे रहते हैं बसेस पर, मेट्रो में जाओ बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं मेट्रो में कि अभी ये वाला बर्गर आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है। तो हमें जब उन चीज़ें हम पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है, यानी कि हमें बहुत सारे तरीके से हमें नॉलेज मिलती है। अब जिस तरीके से हमें नॉलेज मिल रही है उसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मीन्स ऑफ नॉलेज, और प्रमाण्स उसे बोला जाता है, यानी कि जिस तरीके से हम नॉलेज को अचीव कर रहे हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर इतने सारे गिनवा दिए कि आंख से देखकर, पढ़कर, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो यानी कि प्रमाण हमें पता चल गया कि किस तरीके से हम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमें जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, ये हमें पढ़ना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से ही बनता है हर बार। ओके, तो चलो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि कितने तरीके के हमारे प्रमाण होते हैं, यानी कि कितने तरीके से हम नॉलेज को गेन करते हैं, वो हो जाता है हमारा प्रमाण। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे 6 तरीके के प्रमाण हैं। कितने तरीके के हैं? 6 तरीके के प्रमाण हैं, यानी कि ये 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमाण्स, इन 6 डिफरेंट तरीकों से हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्धपति एंड अनुपलब्धि, ये है। इन सारे को हमें इन डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो चलो उसको पढ़ लेते हैं हम। जैसे प्रत्यक्ष हो गया, ये डायरेक्ट सेंस ऑफ, डायरेक्ट हमने कोई चीज़ देखी। जैसे मैंने आपको बोला कि बॉटल का कलर ग्रीन है, बॉटल में पानी है, ये मुझे कैसे पता चल रहा है? किसी ने आकर मुझे बताया नहीं, कहीं पर मैंने लिखा हुआ नहीं देखा, मैंने जस्ट अपनी आंखों से देखा, हाँ ये तो ग्रीन कलर की बॉटल है और पानी इसके अंदर भरा हुआ है। तो मैंने अपनी सेंसेस का यूज़ किया है और अपने सेंसेस के थ्रू मैंने नॉलेज को गेन किया। दैट इज प्रत्यक्ष, ये पहला सोर्स ऑफ नॉलेज हो जाता है। सेकंड आता है हमारा अनुमान, यानी कि हम यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आप लोग देखोगे कि जैसे पहाड़ है, पहाड़ पर अगर धुआं निकल रहा है, पहाड़ से धुआं निकल रहा है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि धुआं निकल रहा है, दैट मीन्स कि पहाड़ में कुछ ना कुछ आग जरूर लगी हुई है ना। तो धुएं को देखकर हमने यहाँ पर अनुमान लगा लिया कि धुआं है, यानी कि आग लगी होगी पहाड़ में, ठीक है। अनुमान उसे कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है उपमान। उपमान यानी कि हम कंपैरिजन के थ्रू हम नॉलेज को गेन करते हैं। जैसे कि आपको मैं अगर ये बोलूँ कि जो राजस्थान जैसा दिखता है, वैसा ही जो डेजर्ट है राजस्थान में, सेम वैसा ही मार्स का लैंड है, यानी मार्स का जो सरफेस है वो राजस्थान की तरह ही है। आप लोगों ने कभी मार्स नहीं देखा, लेकिन आपको पता है राजस्थान आपने देखा है। तो आप राजस्थान के जो डेजर्ट एरिया है उससे आप कंपेयर कर रहे हो मार्स को, ठीक है, उससे आप मार्स प्लैनेट को कंपेयर कर रहे हो और तब आपको नॉलेज मिल रही है, यानी कंपैरिजन के थ्रू आपको नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। उसे बोलते हैं हम उपमाना, कंपैरिजन बोलते हैं हम उसे। शब्द जिसे वर्बल टेस्टिमनी कहते हैं, शब्द यानी कि मैंने आप यहाँ पर मैं जो भी आपको नॉलेज दे रही हूँ, आपको ये क्या है, मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ, वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ और जिसके थ्रू आपको नॉलेज मिल रही है। आपको पता है कि हाँ मैम का यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इनका ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वालिफाई है, ये ऑलरेडी अंडर 24/7 में एजुकेटर हैं। तो यानी कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तभी मैं जो चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ आप वो चीज़ें पढ़ रहे हो। ओके, तो यानी कि शब्द, जब कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपको पढ़ा रहा है
अब जस्ट इमेजिन जिसने खुद ने यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं किया और वो आकर पढ़ा रहा है, तो क्या वो सही से पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा, और आपको विश्वास ही नहीं होगा, अरे इसने खुद ने नहीं किया तो ये क्या बताएगा हमें। तो ये क्या शब्द यानी कि एक हमें क्या है, रिलायबल सोर्स, हमें नॉलेज मिल रही है, एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन के थ्रू हमें नॉलेज मिल रही है, ओके, उसे कहते हैं हम। इसके अलावा हमारे आते हैं अर्धापति एंड अनुपलब्धि आते हैं। तो ये दो अलग इनको क्यों रखा गया है? क्योंकि हमें किसको पढ़ना है, हमें नयन स्कूल थॉट्स को हमने पढ़ना है। अब नयन में सिर्फ और सिर्फ जो नयना होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये 4 स्टार्टिंग के जो 4 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इनको माना जाता है। रेस्ट ऑफ 2 इनको नहीं माना जाता, अर्धपति और अनुपलब्धि को नहीं मानता है ये। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। तो हाँ, एक बार ज़रा हम इन सारे के सारे प्रमाण्स को इन डिटेल में पढ़ लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलो, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर क्या है हमारा प्रमाण, और ये 6 तरीके के यहाँ पर मैंने जो भी हमारे प्रमाण्स है वो हमारे यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे। एक बार इनके इंग्लिश प्लस में हिंदी नेम्स आपको पता होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, ओके। इसके साथ यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कितने इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, ऑर्थोडॉक्स, हेट्रोडॉक्स, जो कि इन फिलॉसफी को इन प्रमाण को मानते हैं और कितने नहीं मानते। जैसे कि मैंने आपको बताया जो नयन है ये 4 को मानता है, जो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द को ये मानता है। रेस्ट 2 उनको नहीं मानता, उनको रिजेक्ट करता है। वैश्यिका जो कि ओनली 2 को मानता है यानी प्रत्यक्ष को मानता है और अनुमान को मानता है। बाकी सबको क्या है, बाकी सबको मना करता है कि नहीं, ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है इस फिलोसफिकल स्कूल के अकॉर्डिंग। तो आपको ये सारा याद रखना है, कौन सा स्कूल क्या मानता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाकर चेक कर लो, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप अपनी तरफ से याद कर लेना, ओके। ये पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल वो फॉलो करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ, तो वहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अच्छा, अभी हम प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष में क्या होता है, हमेशा इसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है? प्रत्यक्ष में हम 5 सेंसेस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हम अपने 5 सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं नॉलेज गेन करने के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा बॉटल में क्या भरा हुआ है, बॉटल में पानी है, मैंने देखा, मुझे पता चल गया। अच्छा, जब मैंने बॉटल को टच किया, जब मैं बॉटल को टच करी हूँ तब मुझे पता चला कि ये पानी ठंडा है, ओके, टच करने से पता चल रहा है। अब मैं बॉटल में जैसे ही मैं अगर इसमें स्मेल करूंगी तो मुझे यहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो यानी कि जब हमें नॉलेज मिलती है अपने 5 सेंसेस के थ्रू, 5 सेंस आपको पता होंगे, आईज, नोज, ठीक है, आईज, नोज, ईयर, टच एंड टंग, ठीक है, ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं। टंग मीन्स कि टेस्ट, ठीक है, टंग का मतलब क्या है, टेस्ट है यहाँ पर, ओके, यानी कोई चीज़ हम खा रहे हैं, आपको तुरंत पता चल जाता है गर्म है, ठंडा है, टेस्टी है या फिर बहुत बुरा लग रहा है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब प्रत्यक्ष 2 तरीके के होते हैं, 1 इज ऑर्डिनरी, एक ऑर्डिनरी होता है। ऑर्डिनरी में क्या आपको याद रखना है, ऑर्डिनरी जिसे हम लौकिक भी बोलते हैं, साधारण भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी यानी कि इसमें हम अपने 5 सेंसेस का यूज़ करके हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं। एक होता है हमारा अलौकिक यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों से हमें नॉलेज गेन हो रही है, जिसमें आपको याद रखना है सामान्य लक्षणा, जन्य लक्षणा एंड योजना, ठीक है, युगजा, सॉरी, लाइक संस्कृत वर्ड्स हैं, तो अगर थोड़ा सा मिस प्रोनाउंस हो तो उसके लिए सॉरी, पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, ओके। तो ये हमारे 3 टाइप्स हैं यहाँ पर, ठीक है, 3 टाइप्स हैं, अलौकिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब सामान्य लक्षणा यानी कि एक ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो कि हर किसी को पता है, ठीक है, नोइंग काउनेस इन ऑल काउ, कि काउ का नेचर कैसा है, सभी काउ में वो सेम नेचर रहेगा, कि काऊ जो है बचपन से हमने पढ़ा है, काऊ के ऐसे, काऊ के 4 पैर होते हैं, 2 कह रही हूँ, काऊ के 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, काऊ घास खाती है, ये वगैरह वगैरह, ये हमने सबने पढ़ा है, शुरू से पढ़ा है, तो ये यूनिवर्सल है जो कि सबके पास ये नॉलेज है। नेक्स्ट आते हैं जन्य लक्षणा। जन्य लक्षणा क्या है, यानी कि जब हमने क्या लगाया, अपने पास्ट एक्सपीरियंस
को हमने पास्ट में हमने देखा है उसको हमने करेंटली यूज़ किया है। हमने बचपन से देखा है कि जहाँ पर भी धुआं होता है तो वहाँ पर आग लगी होती है, या किसी चीज़ को जलाने से हमें धुआं देखने के लिए मिलता है। या हमें हमेशा से पता है कि आग गर्म होती है, ठंडी नहीं होती। हमें हमेशा से पता है क्योंकि हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। ओके, तो यानी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के ज़रिए हमें नॉलेज गेन हो रही है यहाँ पर। ओके, मेमोरी बेस्ड है ये। ओके, योगा जिसे कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसी सोर्स ऑफ नॉलेज जो कि हमें मेडिटेशन के थ्रू हमें गेन हो रही है। जैसे कि आप देखोगे कि जो योगीज होते हैं उनके पास कैसी नॉलेज होती है, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या होगा वगैरह वगैरह। तो उन्होंने क्या, उनके पास वो पावर है जो कि उन्होंने बाय टाइम उन्होंने वो उस चीज़ को लाइक हासिल किया है। तो ये 3 तरीके के हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, जन्य लक्षणा से क्वेश्चन पूछा गया था। जन्य लक्षणा क्या होता है, यानी कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, हाँ, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को हम यूज़ करके हमें पता चल रहा है। तो हम एक फ्लावर को देख रहे हैं, लेकिन हमें लाइक क्या देखना थोड़ी ना हमारा वो होता है। रिकॉग्नाइजिंग फायर एंड एक्सपेक्टिंग हीट। अब हमने हमेशा से पता है हमें कि फायर है तो ऑब्वियसली वो कोल्ड नहीं होगी, वहाँ पर क्या होगी, फायर हमेशा गर्म ही होती है। तो ये हमें कैसे पता चला है, हमने उस चीज़ को फील कर रखा है कहीं ना कहीं पहले अपने पास्ट में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जन्य लक्षणा हो जाएगा। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ काउनेस, ये क्या हो जाएगा, हमारा सामान्य लक्षणा हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अनुमान। अनुमान जिसको हम इन्फेरेंस बोलते हैं। अनुमान यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जहां पर भी धुआं निकला है तो धुआं निकला है, सो दैट मीन्स कि आपको पता है धुआं है तो आग जरूर लगी होगी, तभी धुआं निकल रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये होता है हमारा अनुमान। अब अनुमान में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है अनुमान का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, क्योंकि अनुमान को हम साथ के साथ इन डिटेल में भी पढ़ लेंगे, दोबारा से पढ़ाऊंगी, दोबारा से इन डिटेल में आऊंगी तो कोई फायदा नहीं है, तो साथ के साथ हम पूरा कवर करते हुए चलेंगे। अनुमान का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको याद रखना है। जो मेजर टर्म उसे हम साध्या बोलते हैं, पक्षा माइनर टर्म एंड हेतु को हम मिडल टर्म कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग में समझाई थी। लॉजिकल रीजनिंग में आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से मेजर, माइनर एंड मिडल टर्म होती है। जो हमारा प्रीमाइसिस 1 होता है वहाँ पर हमारी क्या होती है, मेजर टर्म होती है। प्रीमाइसिस 2 में हमारी माइनर टर्म होती है, और एक ऐसी टर्म जो कि प्रीमाइसिस 1 में भी आ रही है, प्रीमाइसिस 2 में भी आ रही है, ओके, एंड कंक्लूजन में भी वो आ रही है। तो वो क्या कहलाती है, हमारी मिडल टर्म कहलाती है। ओके, तो यहाँ पर आपको इन टर्म्स के जो हिंदी मीनिंग है, ठीक है, हिंदी कह लें या संस्कृत है, आई थिंक सो, तो संस्कृत वाले इनके वर्ड्स आपको याद रखने हैं, साध्य, पक्षा एंड हेतु। ओके, ये आपको याद रखना है। अब अनुमान में क्या होता है, अनुमान का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अनुमान में क्या होता है कि इसमें मिडल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिडल टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, हेतु के थ्रू हम कहाँ तक पहुँचते हैं। जो मिडल टर्म होती है, हेतु के थ्रू मेजर टर्म तक पहुँचा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, तो धुआं निकलना एक हेतु मिडल टर्म है, और धुआं निकल रहा है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, आग लगी हुई है। आग ये एक मेजर टर्म है। आग कहाँ पर लगी हुई है, यानी कि वो हील में लगी हुई है, तो हील क्या हो जाएगा, ये हमारा एक माइनर टर्म हो जाएगा। ओके, आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अभी हम बात करते हैं कि जो अनुमान है, ये आपका पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अनुमान, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि अनुमान में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, कंपोनेंट्स आपसे पूछे गए थे, तो 5 कंपोनेंट्स होते हैं अनुमान के, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा भी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। आप याद कैसे रखोगे, तो PHUUN, ओके, PHUUN से आपको यहाँ पर ये याद रखना है 5 कंपोनेंट्स के नेम। ओके, दोबारा मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ PHUUN। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्या है, हमारे 5 तरीके के हमारे कंपोनेंट्स हैं अनुमान में जो यूज़ किए जाते हैं। अब इन कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाता है, प्रतेजना। प्रतेजना जो कि एक स्टेटमेंट है, यानी कि नॉर्मल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दी गई है द हील हैज़ फायर, ठीक है।
क्या हील हैज़ फायर, यानी कि जो आग है वो कहाँ पर दिख रही है, हमें हील में, पहाड़ों में हमें आग देखने के लिए मिल रही है। ये नॉर्मल हमारी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है, अभी तक प्रूफ नहीं हुई है, तो ये पहला स्टेप होता है। नेक्स्ट हेतु, जो कि एक मिडल टर्म है, बिकॉज देयर इज अ स्मोक, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि धुआं लगा हुआ है, धुआं उठता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो धुआं उठ रहा है, तो धुआं क्या होगा, यहाँ पर एक हेतु मिडल टर्म बन जाएगा। उदाहरण का क्या मतलब है, यानी कि हमें हमेशा से पता है कि जहां पर भी धुआं होगा, जहां पर भी स्मोक होगी, वहां पर हमेशा से फायर होगी। ठीक है, हमें हमेशा से पता है कि जहां पर भी हमेशा धुआं होता है, धुआं जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है, वहां पर हमेशा फायर होती है, आग लगी होती है। तो हमने इसको क्या है, आपस में एक दूसरे से जोड़ा, तो इसे क्या बोलते हैं हम, उदाहरणा। उपमान क्या उपनया सॉरी, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है कि द हील हैज स्मोक, इससे हम एक इस मतलब कि हमें ये इतना पता चल गया, हमने उस पास्ट एक्सपीरियंस को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इस यहाँ पर उस रूल को हमने पुट किया, तो उसे हम बोलते हैं निगमा को। निगमा यानी कंक्लूजन, यानी कि अब एट द एंड हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि यहाँ पर स्मोक, धुआं निकल रहा है, सो दैट मीन्स कि हील में फायर लगी होगी, आग लगी होगी, देयरफॉर द हील हैज़ फायर, ये हम यहाँ पर पूरा प्रूफ कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आई होप कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। ये वो अनुमान का लाइक 5 कंपोनेंट्स होते हैं। अब अनुमान में जो अलग टाइप्स होते हैं उनको भी हमें पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुमान में क्या होता है कि जब हम अनुमान लगा रहे हैं और अनुमान के थ्रू हमें कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर पहला टाइप आता है पूर्ववत, पूर्ववत, शेषवत एंड सामान्य दर्शिता। ये 3 तरीके के आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप अगर चेक करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ववत अब क्या है, यहाँ पर जब भी हम कॉज से इफेक्ट की ओर आते हैं, ठीक है, याद रखो सी से किस पर आ रहे हैं, हम ई की ओर आ रहे हैं, यानी कि हम सीधे सीधे चल रहे हैं, पहले सी आता है उसके बाद ई आता है ना, तो पूर्ववत सी से ई की ओर आ रहे हैं, यानी कि जो हमने देखा कॉज, उसकी वजह से हम इफेक्ट पर आते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा कि घने घने बादल हो रखे हैं, तो घने बादल हो रखे हैं, इसका मतलब हमें पता है कि बारिश आ सकती है, तभी घने बादल हो रखे हैं, है ना। यानी कि हमने सबसे पहले तो हमें पता है कि बारिश होनी होती है, तो उसके लिए पहले बादल, काले काले बादल हो जाते हैं, ओके। तो यानी पूर्ववत क्या होने वाला है, ये हम यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं पूर्ववत। शेषवत में क्या होता है, शेषवत में हम इफेक्ट से हम कंक्लूजन, सॉरी, इफेक्ट से हम कॉज की ओर आते हैं। अब जैसे कि आपने देखा बारिश, जो ग्राउंड है वो पूरा गीला हो रखा है, ग्राउंड गीला हो रखा है, तो आप वहाँ से आप कॉज पर आते हो कि अच्छा ग्राउंड गीला हो रखा है, तो दैट मीन्स कि बारिश हुई होगी तभी ग्राउंड गीला हो रखा है, ओके। जैसे कि रिवर इन फ्लड, अब जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो बाढ़ क्यों आई है, क्योंकि बहुत ज़ोरों से बारिश हुई होगी, बहुत ज़ोरों से बारिश हुई होगी तभी बाढ़ आई है। तो ये क्या है, शेषवत, यानी इफेक्ट से हम कहाँ पर जा रहे हैं, कॉज की ओर जा रहे हैं। सामान्यदर्शिता, यहाँ पर सब कुछ इक्वल रहता है, कोई कॉज नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता, सब कुछ सामान्य रहता है। तो ये 3 टाइप्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 अदर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो, बट ये क्या है, टर्म है। ये भी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि अनुमान में कितने टर्म्स होती हैं और कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो याद रखो अनुमान में 2 टर्म्स होती हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं। टाइप्स की बात करें तो 3 तरीके के होते हैं अनुमान, ओके। तो टाइप्स, टर्म्स की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो पहली टर्म क्या कहती है, इन्फेरेंस फॉर पर्सनल नॉलेज। पर्सनल नॉलेज, यू सी स्मोक एंड इन्फर फायर ऑन हील। तुमने देखा कि धुआं निकल रहा है, तो तुम एक कंक्लूजन बना लोगे कि धुआं निकल रहा है, सो दैट मीन्स कि वहाँ पर आग लगी होगी। तो तुमने अपने पर्सनल नॉलेज को वहाँ पर यूज़ किया है कि तुमने हमेशा से देखा है जहाँ पर भी धुआं होता है वहाँ पर हमेशा क्या होती है, आग लगती है, ओके। आग लगी है तभी धुआं हुआ है, तो तुमने अपने पर्सनल नॉलेज को वहाँ पर यूज़ किया। नेक्स्ट टर्म क्या कहती है, नेक्स्ट टर्म कहती है कि जब तुम अपनी उस नॉलेज को तुम क्या कर रहे हो,
जब तुम अपनी उस नॉलेज को यूज़ कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन कर रहे हो अपनी उस नॉलेज को, यू एक्सप्लेन टू अ फ्रेंड देयर इज़ फायर बिकॉज देयर इज़ स्मोक, कि वहाँ पर आग लगी हुई है क्योंकि वहाँ से धुआं निकल रहा है इसलिए वहाँ पर आग लगी हुई है। तो ये दो टर्म्स हैं जो कि आपको नेम इनके याद रखने हैं और इनके मीनिंग याद रखने हैं। हमेशा इनके नेम मीनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ही हमारा जो अनुमान होता है, जो मेन पोर्शन है अनुमान का, वो हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म विपत्ति। विपत्ति क्या है? विपत्ति का मतलब क्या होता है? जो एक हेतु और साध्य के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं विपत्ति। जैसे कि आपको पता है जब भी स्मोक धुआं निकलेगा तो वहाँ पर हमेशा आग लगी होगी। तो यानी हेतु साध्य को यहाँ पर क्या कर रहा है? वैलिड बना रहा है। विपत्ति, इन दोनों के लिंक को हम विपत्ति बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखो विपत्ति इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि विपत्ति के थ्रू, विपत्ति यानी कि हेतु और जो साध्य है, इन दोनों के थ्रू ही हम कंक्लूजन तक पहुँचते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जहाँ पर भी हमें स्मोक देखने के लिए मिलेगी वहाँ पर हमेशा क्या होगी? फायर होगी। ओके, नेक्स्ट अभी आपको, अच्छा ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है बट ये इंपॉर्टेंट है। हेतु किसे बोला जाता है? साध्य एंड विपत्ति, इन दोनों के जो रिलेशनशिप है उनको बोला जाता है यहाँ पर विपत्ति, यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन टू। विपत्ति में इतना याद रखना है कि ये इन दोनों का जो रिलेशन है वो हमेशा प्रूव होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि धुआं निकल रहा है तो फायर होगी, ठीक है, या फिर तुम ये बोल रहे हो कि वहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं इसलिए वहाँ से क्या निकल रहा है? वहाँ पर धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर जैसे हम बोल रहे हैं हाँ, जैसे कि अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने देखा पहाड़ों से मैंने देखा पहाड़ों में बहुत सारे पेड़ हैं, पहाड़ों में पेड़ है इसलिए मैं ये कंक्लूजन कर रही हूँ कि वहाँ पर आग लगी होगी। तो क्या पेड़ और फायर के बीच में कोई तालमेल है? क्या आपको पता है पेड़ जहाँ होंगे वहाँ पर फायर लगेगी? नो। तो यानी कि यहाँ पर जो हेतु है, हेतु ही हमारा गलत है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो हेतु साध्य है, इन दोनों का रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रिलेशनशिप, यानी कि एक प्रूवन रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, जैसे कि हमें ये पता है कि जहाँ पर भी धुआं होता है वहाँ पर हमेशा आग लगती है। ओके, तो ये एक प्रूवन रिलेशनशिप है। तो आई होप सो कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही आसानी से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। ओके, तो ये इतना आई होप सो कि आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो चुका होगा। चलो अभी हम नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म को हम यहाँ पर एक बार ज़रा देख लेते हैं और कौन सी टर्म्स हैं यहाँ पर। तो एक बार यहाँ पर आ जाती है हमारी उपमान। उपमान जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब हम किसी दो चीज़ को कंपेयर करके हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं। लेकिन इतना आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जहाँ तक हम कंक्लूजन तक जो पहुँच रहे हैं, यानी कि हमेशा हमारी जो मेजर टर्म रहेगी साध्य, वो क्या रहती है? वो अननोन रहती है, यानी कि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था मार्स का, तो क्या कभी आप लोग मार्स प्लैनेट पर गए हो? नहीं गए हो, है ना, आप तो धरती के बाहर तक भी नहीं गए होंगे। तो आप लोगों को वो पता नहीं है, आप लोगों ने वहाँ तक क्या है, आप लोगों ने नॉलेज नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है। तो जब हम कोई चीज़ हमने देखी नहीं है लेकिन हम उसको कैसे कंक्लूड कर रहे हैं? हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कोई नोन थिंग से। ओके, कोई चीज़ जो कि हमने देख रखी है उससे हम कंक्लूड कर रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको पता होगा जैगार एंड जो लेपर्ड होता है, ये दोनों एक साथ दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दिखने में एक जैसे हैं बट है नहीं। नेचर वाइज अगर हम बात करें, उनके बॉडी मस्कुलैरिटी की अगर हम बात करें, तो दोनों एक जैसे हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत दिखते हैं। तो अगर जैसे किसी ने नहीं देखा है तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अच्छा तुमने ये नहीं देखा, चिड़ियाघर में गए, तुम्हारी फ्रेंड ने कभी देखा नहीं है, तो तुम बोल रहे हो अरे ये तो वही है जो इसके जैसा जो लेपर्ड है वो सेम इसी के जैसा दिखता है ना। तो तुम जब किसी चीज़ ने जब कोई भी पर्सन एक अननोन थिंग है,
ठीक है, एक अननोन मेजर है, ओके, अननोन मेजर साध्य है। अननोन मेजर साध्य की नॉलेज हमें कैसे गेन हो रही है, हमें एक नोन थिंग से हम उसकी नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम उपमान, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उपमान बोलते हैं। अब उपमान में बस सिर्फ इतना सा है, सिंपल सा। नेक्स्ट आते हैं शब्दा। शब्दा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, शब्दा में हमेशा कौन होना चाहिए, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन की ही बात का हम मानेंगे। शब्दा में यानी कि जो नॉलेज हमें गेन हुई है, लेकिन कैसे गेन हुई है, किसी ने कोई चीज़ हमें बताई और हमने मान ली। आप जाते हो रास्ता किसी से पूछते हो कि भाई साहब ये वाला H16 लाइक ये रोड कहाँ पर पड़ेगा, या आप कभी जाकर पूछते हो कि कनॉट प्लेस कहाँ पर पड़ेगा, तो वो बताएगा ऐसा सीधा जाना है, ऐसा जाना है, वैसा जाना है। तो आप क्या है, उसने जो चीज़ें बोली उस पर आप जाते हो, सेम वही पाथ यूज़ करते हो, है ना। तो ये क्या कहलाता है, हमारा वर्बल टेस्टिमनी, शब्दा कहलाता है। लेकिन इसमें हमेशा याद रखना, ज़रूरी नहीं कि जो तुम्हें पर्सन जो रास्ता बता रहा है उसको खुद भी नॉलेज हो। कई बार ऐसा होता है कि गलत रास्ता बता देते हैं, तो हमेशा हम यहाँ पर तभी मानेंगे जब एक ट्रस्टवर्दी पर्सन हमें रास्ता बता रहे हैं, यानी कि एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के वर्ड्स पर ही हम भरोसा करेंगे, किसी ऐरे गहरे पर नहीं भरोसा करेंगे, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ट्रस्टवर्दी पर्सन होगा हमेशा, और ट्रस्टवर्दी के साथ साथ यहाँ पर दो चीज़ें, दो मेन सोर्सेज होते हैं शब्दा के, वन इज लौकिक एंड अनदर वन इज वैदिक। लौकिक का मतलब क्या है, यानी कि ह्यूमन के ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड जो वर्ड की अथॉरिटी है उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। वैदिक यानी कि जो वेदों में लिखा है उसके ऊपर, जो वेदों में लिखा है उसके ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे हैं। ये दो तरीके के होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अर्धपति। अर्धपति का मतलब क्या होता है, अर्धपति का मतलब होता है कि जो चीज़ें, जैसे कि ऐसी नॉलेज डेट अराइज नेसेसरी, ठीक है, मस्ट बी ट्रू, यानी कि वो चीज़ें ट्रू होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें क्या है, ट्रू होनी ही होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने सुना कि एक देवदत्त नाम का एक पर्सन है, और आपको इतना पता है कि नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, वो दिन में खाना नहीं खाता, लेकिन वो क्यों मोटा होता जा रहा है, ठीक है, इज गेटिंग फैट। वो दिन में खाना नहीं खाता लेकिन वो मोटा होता जा रहा है। तो अब यहाँ पर आप क्या कंक्लूड करोगे, यहाँ पर आप कंक्लूड करोगे कि वो दिन में खाना नहीं खाता लेकिन वो रात में खाना खाता है, इसलिए मोटा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मोटापा कैसे आएगा, खाना जब खाओगे ज़्यादा तो ही मोटापा आएगा। तो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि वो दिन में नहीं लेकिन रात में खाना खाता है, इसलिए वो मोटा हो रहा है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर प्री अजम्पशन लगा रहे हैं कि वो ऐसा करता होगा इसलिए ऐसा है। ओके, जैसे कि आप अगर फेल हो जाओगे, ओके, ऐसा हो ना, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, तो हमेशा पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि तूने पढ़ाई नहीं की है, तू भले दिन में दिखाने के लिए हमें पढ़ता था, लेकिन इसका मतलब रात में तू बैठकर क्या गेम खेलता था। ओके, यानी कि हम पहले से ही प्री एज्यूम कर रहे हैं कि इसने ये फेल हुआ है, तो इसका मतलब वो सिर्फ दिखावे के लिए सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता था, जब मैं नहीं देखती थी तो वो ऐसे नींद में झूलता रहता था। ओके, बचपन में बहुत झूली हूँ मैं भी। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा अर्धपति हो जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं हम अच्छा, यहाँ पर आपको ये याद रखने कौन कौन से इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो कि इसको एक्सेप्ट करती हैं, मीमांसा एंड वेदांता, एंड नयना स्कूल जो कि इसको रिजेक्ट करती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो, तो याद रखना है। नेक्स्ट अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब जो भी चीज़ नॉलेज यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज हमारा यहाँ पर अब्सेंट है, तो उसकी अब्सेंस से हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसकी अब्सेंस से हम नॉलेज तक पहुँच रहे हैं, सो दैट मीन्स अनुपलब्धि। जैसे कि यू लुक एट अ टेबल एंड वहाँ पर तुम देखते हो कि डू नॉट सी अ बुक, तुमने टेबल देखा, टेबल पे कोई बुक नहीं रखी, तो वहाँ पर हम बुक ना रखने की वजह से हम यहाँ पर कंक्लूड करें देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल। सो किसी न किसी ने बुक उठा ली है या कुछ कर लिया, तो बुक नहीं है टेबल पर,
तो किसी के ना होने से हमें कोई नॉलेज मिल रही है, ओके, तो उसे बोलते हैं हम अनुपलब्धि। अनुपलब्धि यानी कि जो उपलब्धि ही नहीं है और फिर हमें नॉलेज मिल रही है। इसको भी आपको, जैसे कि कई बार क्या होता है, बचपन में होता होगा, आप भी ऐसे करते होगे, तो बचपन में ऐसा होता था जब मेरे घर में पापा आ जाते थे या दादा आ जाते थे और मैं बाहर गलियों में खेल रही होती थी, तो मैं हमेशा घर जाने से पहले पहले देख लेती थी कि उनके शूज़ रखे हुए हैं, बाहर स्लीपर्स रखे हुए हैं। अगर स्लीपर्स रखे हुए हैं तो इसका मतलब कि वो अंदर आ चुके हैं। स्लीपर्स नहीं रखे तो चलो फिर वो तो आए नहीं, चलो दोबारा वापस खेलने चलते हैं। तो यानी कि उनके जब शूज़ नहीं रखे तो हमें एक नॉलेज मिल रही है, ओके, उसे हम बोलते हैं अनुपलब्धि। अब इसको याद रखना, कौन से स्कूल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, सेम वही 2 स्कूल एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड रिजेक्ट कर रहे हैं नयन स्कूल। अब अनुपलब्धि में भी 4 टाइप्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। करण अनुपलब्धि वाक्य पक्का, आई डोंट नो, सो सॉरी, लाइक ये संस्कृत वर्ड्स हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन, वाक्य मैंने वैसे इसको गूगल पर सर्च किया था तो उस पर गूगल पर बोल रहा था वाक्य पाक्य, ओके, गूगल भी थोड़ा कंफ्यूज है। सव्य भाव अनुपलब्धि, विरोधा अनुपलब्धि, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रही थी प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी सी। तो देखो कर्ण अनुपलब्धि ये क्या कहता है, अब्सेंस ऑफ कॉज, यानी कि कॉज ही नहीं है वहाँ पर। हमें कहीं पर भी धुआं दिख ही नहीं रहा है, तो धुआं दिख नहीं रहा तो इसका मतलब कि आग नहीं लगी हुई है, तो अब्सेंस है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं। अब जैसे नेक्स्ट आते हैं वाक्यपक, तो यहाँ पर नो वेटनेस, कहीं पर भी हमें चिपचिपापन कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है, या फिर हमें गीलापन नहीं दिख रहा, तो डेट मीन्स कि कोई पानी वहाँ पर नहीं है, ओके। नेक्स्ट आते हैं नॉन नेचुरल एग्जिस्टेंस। नॉन नेचुरल एग्जिस्टेंस यानी जो नेचुरल चीज़ें जो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, ठीक है। जैसे कि आप बोलो कि जो रैबिट है, रैबिट के जो हॉर्न्स होते हैं तो वो हॉर्न्स नहीं है रैबिट के, तो रैबिट के तो हॉर्न्स वैसे भी नहीं होते हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारा 3rd टाइप होता है। विरोधा अनुपलब्धि क्या कहलाता है, विरोधा यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है, अपोजिट, यानी कि जहाँ पर भी आपको डार्कनेस नहीं नज़र आ रहा, डार्कनेस नहीं है, सो दैट मीन्स कि वहाँ पर लाइट है, लाइट प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ पर डार्कनेस नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड में वाइट नहीं है, क्यों नहीं है वाइट, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक है इसलिए वाइट नहीं है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ अनुपलब्धि आपको याद रखनी है। इसके साथ ही हमारा मीन्स ऑफ नॉलेज और जो हमारा सेकंड था अनुमान, अनुमान को हमें इन डिटेल में कवर करना था, सारा हमारा यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको यहाँ तक बिल्कुल आराम से क्लियर हो चुका होगा, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट अभी मैं बात कर लेती हूँ हितवाभास फैलेसी। ये हमारी थोड़ी फटाफट से हम 5-10 मिनट में इसको भी हम कंप्लीट करते हैं, हितवाभास फैलेसी। तो ये फैलेसी होती है, फैलेसी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है। जब हमने जब लॉजिकल रीजनिंग को हमने पढ़ा था तब उसके अंदर हमने इस फैलेसी के बारे में डिस्कस किया था, ओके। तो ये हमारी एक टाइप ऑफ फैलेसी है, आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, फैलेसी आपको ऑलरेडी पता है कि यानी कि जब कोई चीज़ स्टेटमेंट में कोई एरर आ रहा है जिसकी वजह से कंक्लूजन तक हम नहीं पहुंच रहे, हमें लग रहा है कि वो सही है लेकिन वो इनकरेक्ट होता है, तो डेट इज़ फैलेसी। अब हेतुवाभास क्या होता है, हेतुवा यानी कि हेतु का, हेतु जो कि हमारा क्या होता है रीज़न, हेतु से ही हम मेजर टर्म तक पहुंचते हैं, तो हेतु में हमें कुछ आभास हो रहा है, एक इल्यूजन हो रहा है कि वो सही है लेकिन वो सही नहीं होती, उसे हम हेतुवाभास फैलेसी बोलते हैं। फैलेसी अपीयरेंस ऑफ अ रीजन इसे बोला जाता है। तो इसमें आपको टाइप्स पढ़ने हैं, हम एक एक टाइप को इन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप आ जाता है यहाँ पर सव्य विचारा। सव्य विचारा यानी कि फैलेसी ऑफ इरेगुलर मिडल टर्म। इरेगुलर मिडल टर्म यानी कि हमारा जो हेतु है, हमारा जो मिडल टर्म है वही हमारा क्या है, इरेगुलर है, उसमें ही प्रॉब्लम है, हेतु में हमारी प्रॉब्लम है। सव्य विचारा मीन्स अ रीजन दैट इज नॉट कॉन्स्टेंटली कनेक्ट विद अ कंक्लूजन, यानी जो हमारा हेतु है वो किससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, वो हमारा कंक्लूजन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, दैट इज सव्य विचारा। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, पहले भी मैंने आपको बताया कि हम अगर ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई है,
ठीक है, वहाँ पर आग लगी हुई है क्योंकि हमें वहाँ पर पेड़ नज़र आ रहे हैं, हमें तो पेड़ नज़र आ रहे हैं वहाँ पर, अगर हमें पेड़ नज़र आ रहे हैं तो वहाँ पर आग लगी हुई है। तो यहाँ पर जो हमारा हेतु है, हेतु यहाँ पर कंक्लूजन तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, ये गलत है, हेतु ही गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सव्य विचारा हो जाएगा। नेक्स्ट, सव्य विचारा में भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पर याद रखने हैं। 3 टाइप्स, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। ठीक है, साधारण का मतलब क्या होता है, यानी कि हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि हेतु इज फाउंड इन बोथ, हमें क्या हेतु दोनों ही टर्म्स में देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमने ये बोला कि फायर लगी हुई है बिकॉज वहाँ पर हमें धुआं देखने के लिए मिल रहा है। ओके, हमें कहीं देखने के लिए मिल रहा है धुआं, तो वहाँ पर आग लगी हुई है। और साथ में हम ये भी बोल रहे हैं कि बट मशीन प्रोड्यूस स्मोक विदाउट फायर, लेकिन हमने यहाँ पर ये भी बता दिया कि मशीन क्या प्रोड्यूस कर रही है, स्मोक, धुएं को प्रोड्यूस कर रही है। सो दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि ये जो धुआं हो रहा है वो आग लगने की वजह से ही हो रहा है, मे भी हो सकता है कि ये किससे हो रहा है, ये मशीन जो प्रोड्यूस कर रही है उसकी वजह से हो रहा है। तो ये साधारण हो जाएगा। असाधारण, असाधारण का मतलब क्या होता है, हेतु इज फाउंड ओनली इन द सब्जेक्ट, ओनली इन सब्जेक्ट में हमें हेतु देखने के लिए मिले। जैसे कि एग्जाम्पल में द सोल इज इटर्नल बिकॉज इट इज अ सोल, हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वही मरती है, हमारी आत्मा अमर है, आत्मा हमारे बाद किसी और शरीर में चली जाती है। ओके, तो हमारी सोल इटर्नल है, वो कभी मर नहीं सकती। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल रही हूँ हमारी सोल इटर्नल है, वो मर नहीं सकती क्योंकि वो एक सोल है, क्योंकि वो एक सोल है। तो यानी कि यहाँ पर हेतु जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट में ही हमें हेतु देखने के लिए मिल रहा है, तो ये असाधारण कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट में आपको ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि नेक्स्ट में एक यूनिवर्सल, हेतु इतना यूनिवर्सल है, इट अप्लाइज टू एवरीवन, हर जगह उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बोल रहे हैं ऑल थिंग्स आर नोएबल, सारी चीज़ें नोएबल हैं, एंड बिकॉज दे आर नेमेबल, क्योंकि उनके नाम है इसलिए वो क्या है, नोएबल हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें पता ही नहीं चल पा रहा क्या सही है, क्या ट्रुथ है और क्या रॉन्ग है, क्या फॉल्स है। तो ये हमारी 3 टाइप्स ऑफ हमारे सव्य विचारा के 3 टाइप्स है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, मीनिंग एंड इनके नेम्स याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी विरोधा हेत्वाभास, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी हेत्वाभास। हेतु एक्चुअली प्रूव द अपोजिट ऑफ व्हाट इज इंटेंट, यानी कि हेतु जो है वो अपोजिट ही प्रूव कर दे रहा है। ओके, हेतु अपोजिट प्रूफ कर दे रहा है, वो क्या कह रहा था, हमारा विरोधा। तो याद कैसे रखोगे आप, आपको याद ऐसे रखना है कि यानी कि हेतु हमारे, हम क्या है, हमें कंक्लूजन तक कैसे भी करके पहुंचना है, लेकिन हमारे विरुद्ध है हेतु, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा विरोधा कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में साउंड इज इटर्नल, साउंड इटर्नल है बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, क्योंकि वो प्रोड्यूस होता है इसलिए वो इटर्नल है। अगर ये बोल रहे हैं तो हमें हमेशा से पता है कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस की जाती है तो वो क्या होता है, हमेशा नॉन इटर्नल होती है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि वो खत्म हो जाए इतनी जल्दी, तो कोई लिमिटेशन नहीं होती, नॉन इटर्नल होती है जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। अगर साउंड इटर्नल भी है और वो प्रोड्यूस भी किया जा रहा है, प्रोड्यूस यहाँ पर हेतु है, हेतु सॉरी, हेतु यहाँ पर क्या है, हेतु यहाँ पर प्रोड्यूस हेतु है, तो दैट मीन्स कि हेतु किसके अगेंस्ट है, हेतु कंक्लूजन के अगेंस्ट है, विरुद्ध है कंक्लूजन के, क्योंकि हेतु प्रोड्यूस कह रहा है, लेकिन हेतु हमें पता है कि प्रोड्यूस चीज़ें क्या होती हैं, नॉन इटर्नल होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विरुद्ध, विरोधा हितवाभास हो जाएगा। ओके, ये हमारा आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइप, अनदर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि अनदर एग्जाम्पल, फायर इज कोल्ड। फायर इज कोल्ड, क्या आग जो है वो ठंडी है, बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस, क्योंकि वो एक सब्सटेंस है। पहली बात, फायर इज अ सब्सटेंस, ये तो हमें पता है, यस करेक्ट है, बट बीइंग अ सब्सटेंस डजंट मीन कि वो ठंडी ही होगी। तो जो हेतु है हमारा, अगर हम ये कंक्लूड करें कि फायर सब्सटेंस है इसलिए वो ठंडी है, तो यानी कि हेतु गलत है, हेतु कंक्लूजन के विरुद्ध है। हेतु हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि सब्सटेंस है तो वो कोल्ड ही होगी या सब्सटेंस है तो वो हॉट ही होगी, तो ये अपोजिट है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ऑलरेडी पता है कि फायर हमेशा
हमेशा क्या होती है, हॉट होती है, ठंडी नहीं होती। ओके, तो ये हमारा विरोधा हो जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारी सत्य प्रतिशत हितवाभास। सत्य प्रतिशत यानी कि ये क्या है, हमारी एक ऐसी वैलिड हमारी काउंटर ओपोनेंट, यानी कि हमारे पास स्टेटमेंट है और बिल्कुल सिमिलर हमारे पास दूसरा भी है। सत्य प्रतिशत हमें ये लगता है ये भी सही है और हमें लगता है वो भी सही है। दो अपोजिट आर्ग्यूमेंट्स हमें लगता है दोनों ही सही है, दोनों कुछ भी हो सकता है हमारा करेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा शत प्रतिशत हो जाएगा कि ये भी सही हो सकता है वो भी सही होता है। आपको ऐसे याद रखना है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल बात करते हैं, द सोल इज इटर्नल। सोल हमारी इटर्नल है बिकॉज इट इज इनविजिबल। हमारी सोल इटर्नल है क्योंकि वो हम देख नहीं सकते, है ना, देख नहीं सकते इसलिए वो इटर्नल है। दूसरा हमारी स्टेटमेंट दे रखी है, सोल नॉन इटर्नल है क्योंकि वो इनविजिबल है। क्योंकि वो इनविजिबल है तो वो नॉन इटर्नल कहलाएगी। तो हमें क्या लग रहा है कि दोनों ही यार बिल्कुल अपोजिट यानी कि हमेशा याद रखो कि एक स्टेटमेंट प्लस में रहेगी तो एक स्टेटमेंट माइनस में रहेगी, तो सत्य प्रतिशत कहलाएगा। सिंपल इतना याद रखो, दो स्टेटमेंट दी गई होगी, एक प्लस में होगी और एक माइनस में होगी, सत्य प्रतिशत कहलाएगा। अब सत्य प्रतिशत में आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाध्य। बाध्यता हमारी हितवाभास फैलेसी है। बाध्यता यानी तुम्हें कोई बांध रहा है। बांध कैसा रहा है कि यानी कि एक हमें हेतु देखने के लिए मिल रहा है और वो हेतु उसके कॉन्ट्राडिक्टरी, उसके अपोजिट भी हमें एक स्ट्रॉन्ग हेतु, स्ट्रॉन्ग प्रमाण हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा बाध्यता कहलाता है, बाध्य कहलाता है। जैसे कि बाध्यता वो कहलाता है हमारा the reason is invalid because it ऑलरेडी डिसप्रूव। हमेशा याद रखना कि जो हेतु होगा वो क्या रहेगा, हेतु हमेशा डिसप्रूव हेतु होगा, उसे प्रूव नहीं किया जा सकता है, ऐसा हेतु हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, अनऑथराइज देखने के लिए मिलेगा, बाध्यता कहलाएगा। ऐसी फैलेसी जिसका हमें कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन हमें देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आसिध्यता। आसिद्ध एक हितवाभास फैलेसी के टाइप ही है। यहाँ पर आसिद्ध का मतलब यानी अनप्रूवन अनएस्टेब्लिश हेतु, अनप्रूवन अनएस्टेब्लिश हेतु, एक डाउट रहेगा उसके अंदर। सिंपल इतना याद रखो कि असिद्धता यानी कि एक ऐसी बात की गई है यहाँ पर जो कि कभी है ही नहीं। ओके, अगर मैं आपको बोल रही हूँ क्या आपने कभी स्काई लोटस देखा है, क्या आपने कभी स्काई लोटस देखा है, आप बोलोगे क्या ये कौन सा लोटस है, हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। यानी कि असिद्धता या वो चीज है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, हितवाभास फैलेसी असिद्धता कहलाएगा। जैसे कि स्काई लोटस हो गया। जैसे अब मैं बोल रही हूँ साउंड इज विजिबल, क्या साउंड विजिबल होता है? सबसे पहले तो ये बात, साउंड कभी आपने देखा है? नहीं देखा। प्लस में साउंड की फॉर्म भी होती है, नो, तो ये दोनों चीजें हमें पता है ही नहीं ये चीजें, तो ये हमारी असिद्ध कहलाएगा। अब इसमें भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से ये 3 टाइप्स, इसकी बात कर लेते हैं हम। सबसे पहला टाइप हमारा कहता है कि फैलेसी ऑफ अनप्रूवन सब्जेक्ट। फैलेसी ऑफ अनप्रूवन सब्जेक्ट यानी कि ऐसा सब्जेक्ट ही गलत है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ स्काई लोटस, तो आपने कभी देखा ही नहीं है, स्काई लोटस जैसा कोई चीज होती भी है, वो है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अनप्रूवन सब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट क्या कहता है, अनप्रूवन नेचर। अनप्रूवन नेचर का मतलब क्या है, साउंड इज विजिबल। सबसे पहले तो साउंड विजिबल नहीं होता और साउंड के फॉर्म्स नहीं होते। ओके, तो ये नेचर ही गलत है, यानी कि साउंड प्रेजेंट तो है, साउंड होता तो है, लेकिन उसके जो नेचर जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है वो गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं फैलेसी ऑफ अनप्रूवन ऑब्जेक्ट। और अनप्रूवन ऑब्जेक्ट जैसे कि द सोल वेट लाइक द बॉडी, हमारी जो सोल है उसका वेट भी हमारी बॉडी की तरह होता है, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही गलत है। ओके, तो ये हमारी 3 तरीके की वो आ जाती है, हमारी असिद्ध हितवाभास में हमारी ये 3 तरीके के होते हैं। आई होप सो कि आपको ये सारे हितवाभास के जो टाइप्स हैं वो आपको बिल्कुल आराम से क्लियर हो गए होंगे। एंड इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एंशिएंट लॉजिकल रीजनिंग को कंप्लीट कर लिया है, वो भी इतनी जल्दी फटाफट मेरे साथ। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी।
और आपका जितना भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। आपको ये जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा। और ये वीडियो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और साथ में ये भी बता देना कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, पेपर 1 की किस टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए। ओके, एंड और कुछ, हाँ, इसी के साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो आई थॉट कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी मेरे पास डेली मैक्स में आप लोगों के कमेंट आते हैं और मैं रिप्लाई नहीं दे पाती। तो इसीलिए मैंने एक चीज़ सोची है कि क्यों ना अब से हर संडे, एवरी संडे अराउंड 8 PM मैं लाइव आऊँगी, और वो एक नॉर्मल चिट चैट वाला लाइव होगा। यानी आपको अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप इस संडे लाइव सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, एंड आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।